खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। अभी 26 मई का सबको इंतजार है जब कांग्रेस की दिल्ली में बैठक होनी है, और 31 मई का भाजपा के लोगों को इंतजार है जब प्रधानमंत्री मोदी अजमेर आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने 9 साल के कार्यकाल का हिसाब भी देंगे और महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी करेंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों से। प्रधानमंत्री अजमेर आ रहे हैं। इसके कायड़ विश्राम स्थली में जहां उनकी सभा होगी, आज भूमि पूजन किया गया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर के विधायक, अनीता बघेल अजमेर दक्षिण की विधायक, सांसद भागीरथ चौधरी, ये सभी शामिल हुए इस भूमि पूजन में। और इस भूमि पूजन के साथ विधिवत आहूत किया गया प्रधानमंत्री के दौरे का कार्यक्रम। कैसे होगा, क्या होगा, इसकी योजना बन रही है। ये तय किया गया है कि अजमेर ज़िले के चारों तरफ जितने भी सराउंडिंग लोकसभा क्षेत्र हैं, 8 लोकसभा क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं और 2 लाख लोगों की भीड़ को लाने का लक्ष्य रखा गया, कम से कम 2 लाख। एक बड़ा आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सभा कहने के लिए तो 9 वर्ष पूरे होने पर, प्रधानमंत्री काल के 9 वर्ष पूरे होने पर जनसंपर्क महाअभियान की शुरुआत होगी यहाँ से, अजमेर से, पूरे देश में। लेकिन 8 लोकसभा क्षेत्र जिन पर बीजेपी की नज़र, जहाँ से लोगों को सभा में लाने का प्रयास है, उसमें जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, नागौर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद और टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, इस तरह ये 8 लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ से कि लोगों को लगभग 45 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा इस सभा से। 45 विधानसभा क्षेत्रों के लोग बुलाए जाएंगे, आएंगे प्रधानमंत्री मोदी की इस सभा में शिरकत करने के लिए। तो ये एक बड़ा आयोजन, यहीं से विधानसभा चुनाव का महाअभियान शुरू हो जाएगा और मोदी की सभा से ही विधानसभा चुनाव का आगाज़ होगा, विधानसभा चुनाव के अभियान का आगाज़ होगा। अभी ये तय नहीं हुआ है कि वो कितने बजे आएंगे। हमारे सूत्रों के अनुसार दोपहर 2 बजे उनके आने का कार्यक्रम है, लेकिन फ़िलहाल अंतिम रूप नहीं दिया गया उनके दौरे को, और वो कब आएंगे और कौन कौन मंच पे होगा, कौन कौन भाषण देगा, ये सब अभी जाहिर नहीं किया गया है। ये सामने आएगा तो पता लगेगा कि क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्षी मंच पर रहेंगे, या कि कोई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, या कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जो 2 बार की मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, वो भी रहेंगी। ये सब विस्तार से अभी सामने आने वाला है। इससे बीजेपी की आंतरिक राजनीति स्पष्ट भी होगी और आला कमान के संकेत भी स्पष्ट होंगे। इस कोशिश में सारे सांसद लगेंगे, अभी से जुट गए हैं, और पार्टी एक बड़ा भारी जन समुदाय इकट्ठा करके पूरे राजस्थान को ये मैसेज देना चाहती है, राजस्थान की हृदय स्थली। और ये जो कार्यक्रम है ये पुष्कर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है, तो अजमेर में, पर पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। पिछली बार भी पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव अभियान की शुरुआत हुई थी। तो पुष्कर एक तीर्थ गुरु कहते हैं पुष्कर को, हिंदुओं का बड़ा तीर्थ है और राजस्थान में हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है। वहाँ से ये महाअभियान शुरू होने जा रहा है। अब भाजपा के 31 मई से पहले होने वाली हर गतिविधि इसी दिशा में होगी कि कैसे ये सभा कामयाब हो, मिसाल बने और लोगों को आकर्षित करे और पूरे राजस्थान को मैसेज जाए। आइए देखते हैं
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी क्या कहते हैं। अजमेर की इस जगत पिता ब्रह्मा जी की इस देवभूमि पर माननीय प्रधानमंत्री जी की 31 तारीख को एक विशाल जनसभा होनी है, और वो भी ऐसे समय जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के ऐतिहासिक 9 वर्ष पूरे हुए हैं, जिन 9 वर्षों में कई इतिहास बने हैं। 500 वर्षों पुराना हमारा सपना अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने, धारा 370 हटे। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद चित्तौड़गढ़ के साथ खड़े थे भागीरथ चौधरी सांसद अजमेर के। अब रुख करते हैं कांग्रेस की ओर। कांग्रेस में सबकी निगाहें 26 मई पर टिकी हैं। 26 मई को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने जो बैठक बुलाई है, जिसमें राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, उसमें उम्मीद है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मौजूद रहेंगे। रंधावा प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे, सह प्रभारी मौजूद रहेंगे, और जितने भी रिलेवेंट लीडर्स हैं राजस्थान के, हो सकता है धीरज गुजर भी वहाँ मौजूद रहें, जो कि प्रियंका गांधी के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। और जो भी अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी के सिलसिले में, फीडबैक लेने के सिलसिले में जो भी समझौते कराने हैं, एक मंच पे लाना, एक जन्म पे लाना, ये सारी एक्सरसाइज 26 मई को दिल्ली में होगी। और राजस्थान के हर कांग्रेसी की निगाह 26 मई पर टिकी हुई है। आज प्रदेश प्रभारी रंधावा जयपुर में थे। वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए पीसीसी चीफ डोटासरा के साथ, लेकिन बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात इस मायने में बहुत महत्व रखती है कि 26 तारीख को क्या प्रेजेंटेशन देना है, चुनाव की जीत की क्या संभावना है, सचिन पायलट के रहने पर हानि लाभ की क्या स्थिति होगी, नहीं रहने पर हानि लाभ की क्या स्थिति होगी। सचिन पायलट जो चाहते हैं पद, अहमियत, महत्वपूर्णता, स्थान, वो उनको दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, देने के क्या परिणाम होंगे, नहीं देने के क्या परिणाम होंगे, इन सब पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई होगी, ऐसा अनुमान है मेरा। मैं नहीं कहता कि सूचना है, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी बातें कहीं सुनी नहीं जाती, बताई नहीं जाती, जाहिर नहीं की जाती, लेकिन आपको मूवमेंट जो समय पर चल रहा होता है उससे अनुमान लगाना होता है। तो मैं समझता हूँ कि आज अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार और प्रदेश प्रभारी रंधावा के बीच में काफ़ी लंबी चर्चा हुई है, और ये चर्चा 26 तारीख की बैठक को लेकर रही होगी। और साथ में कुछ पद भी भरे जाने, अभी कांग्रेस में कुछ आमूलचूल परिवर्तन होने की बात भी सुनी जा रही है। तो क्या ऐसी कोई परिवर्तन की गुंजाइश है तो उस परिवर्तन की गुंजाइश को लेकर क्या क्या वर्किंग हो सकती है, क्या क्या किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा दोनों नेताओं में हुई होगी। फिलहाल 26 तारीख को सचिन पायलट और अशोक गहलोत क्या आमने सामने होंगे इस बैठक में, और क्या नतीजा निकलेगा, क्या सचिन पायलट की बातें मानी जाएगी, या सचिन पायलट की 31 मई की आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर आला कमान कोई एक्शन लेगा, कोई बात सोचेगा, ये पता चलेगा 26 मई को। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और देखना होगा कि इससे तय होगा कि कांग्रेस डिवाइडेड हाउस के रूप में चुनाव में जाएगी, या एकजुट होकर के हाथ से हाथ मिला करके सब अपना हाथ दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं आज की एक विशेष घटना है गुर्जर आंदोलन। गुर्जर आंदोलन की बरसी मनाई गई सिकंदरा में। कर्नल वैसला ने जो गुर्जर आंदोलन किया था सबसे पहले, तो सिकंदरा में गुर्जरों ने शहादत दी थी, गुर्जरों की मृत्यु हुई थी, और उस स्थल पर आज शहीदों के नाम पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कर्नल वैसला के बेटे विजय वैसला उसमें मौजूद थे, और जसकौर मीणा जो सांसद हैं दौसा की, वो भी वहाँ मौजूद थी। तो कोई गुर्जर मीणा का भेद नहीं रखा गया, बल्कि उस इलाके के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दोनों समुदायों के नहीं बल्कि अन्य समुदायों के लोग भी वहाँ मौजूद थे। विजय वैसला ने आज के कार्यक्रम को लीड किया, और विजय वैसला ने आज के कार्यक्रम में अपने पिता को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए इस गुर्जर आंदोलन के बारे में जो बात कही है, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं विजय वैसला। 73-74 लोगों ने जो शहादत दी वो भुलाई नहीं जा सकती। आज पूरा समाज एक ऐसे पायदान पर है
जहां पर काफ़ी कुछ मिल चुका है और बहुत कुछ मिलना और लेना बाकी है। 5% आरक्षण जो आज जिसका फ़ायदा हर एक युवा और युवती ले रही है, वो इन्हीं की शहादत की वजह से है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने करा, ये शहीदों ने अपनी शहादत दी, हमारे अंदर जोश भरा। ये थे विजय बैंसला, कर्नल बैंसला के पुत्र, और इस वक्त पूरे राजस्थान में घूम कर दौरा कर रहे हैं और कर्नल बैंसला की विरासत को, राजनीतिक विरासत को संभालने की कोशिश में लगे हैं। अब एक और घटना हुई आज राजस्थान की राजनीति में, चुनावी राजनीति में कहना चाहता हूँ, एक और नेता का पदार्पण हुआ। फिर से कितनी नावों में कितनी बार, एक कविता थी पुरानी, तो वो आज फिर याद आ रही है मुझे। चंद्रराज सिंघवी का नाम आप सबने सुना होगा। किस ज़माने में इनको राजनीति का चाणक्य कहते थे। वसुंधरा राजे 2003 में जब पहली बार सत्ता में आई थी तो उनके प्रमुख सलाहकार थे और उनको बीसूका का उपाध्यक्ष बनाया गया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। चंद्रराज सिंघवी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वसुंधरा राजे जब राजस्थान में आई थी तो उनके साथ से कंधा मिलाकर काम किया था और चुनाव के रिजल्ट के दिन एक विज्ञापन छपा था, बीजेपी 120+, और कोई नहीं मानता था उस वक्त तक कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत भी ला सकती है, और वास्तव में बीजेपी के 120 विधायक चुनकर आए और प्लस अन्य निर्दलीय जो बीजेपी समर्थित थे वो भी चुनकर आए। तब से इन्हें लोग राजनीति का चाणक्य मानने लगे, लेकिन थोड़े समय बाद ही वो हट गए उस पद से, वसुंधरा के विरोधी हो गए, फिर कभी अशोक गहलोत के विरोधी हो गए, कभी अहमद पटेल के साथ उनके कहे गए अनुसार चुनाव में कांग्रेस के लिए कुछ काम करते हैं। अलग अलग कई पार्टियां, राजस्थान विकास पार्टी भी इन्होंने कई दिन तक चलाई। अलग अलग चुनाव के मौक़ों पर अलग अलग वर्जन लेकर ये मतदाताओं के सामने और राजनीतिक गलियारों में उपस्थित रहते हैं। आज का नया डेवलपमेंट ये है कि चंद्रराज सिंघवी इस वक्त मुंबई में है और चंद्रराज सिंघवी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की शिवसेना के राजस्थान के प्रभारी बन गए हैं। चंद्रराज सिंघवी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के राजस्थान के प्रभारी बन गए हैं और राजस्थान में शिवसेना को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये शिवसेना चुनाव लड़कर भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी या जातीय समीकरणों में ऐसे पर लोग चुनाव लड़ाए जाएंगे जिससे कि बीजेपी फैसिलिटेट हो, बीजेपी के उम्मीदवारों को ताकत मिले, वोट कटिंग के जरिए वो मजबूत बने? क्या ऐसी कोशिश होगी? चंद्रराज सिंघवी 200 सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं और लाइक माइंडेड पार्टी को सपोर्ट मिल सके, लाइक माइंडेड पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ सरकार है मध्य महाराष्ट्र में इस पार्टी की, तो लाइक माइंडेड पार्टी कौन हुई? जी, चंद्रराज सिंघवी हमसे जुड़ चुके हैं। चंद्रराज जी, यस, आपका स्वागत है एक बार फिर नई पार्टी में, नए तेवर नए अंदाज के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं आप। उतरना ही पड़ेगा। पहले तो हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि हम संगठन को पूरे राजस्थान में तहसीलवार लेवल तक हम पहुंचाएंगे। चुनाव तो एक पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ है, लड़ना होगा तो लड़ भी लेंगे और लड़ेंगे तो भी पूरी ताकत से लड़ेंगे, ऐसे नहीं लड़ेंगे चुनाव, जबरदस्त स्टैंड के साथ चुनाव लड़ेंगे। नहीं, दिन में आप कह रहे हैं 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा है? क्यों नहीं करेंगे, हम 200 की ट्राई करेंगे। हर आदमी उस पर जहाँ हमारा एडजस्टमेंट होगा, समान विचार वाली पार्टियां होगी, वहां हम नहीं भी लड़ेंगे, और जो अपीजमेंट करने वाली पार्टियां हैं उनके खिलाफ तो पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। अपीजमेंट करने वाली पार्टी यानी कि सत्तारूढ़ कांग्रेस, आपका इशारा उस तरफ है? 100%, यस यस, बाय ऑल मीन्स यस। जी, आप भी पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रह चुके हैं। मैं रहा हूं तो मैंने कब मना किया? देखिए, हम कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे, मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे, वहाँ के तीनों चीफ मिनिस्टर के 8 मिनिस्टरों को मैंने डिसमिस भी किया। मगर एक बात बताइए, पार्टी उस समय की पार्टी में नेता कौन था? इंदिरा गांधी। उस पार्टी में रहा था मैं यहाँ वालों के नहीं रहा था, रंधावा जैसों के नीचे नहीं रहा था मैं। इसलिए हमारा फैसला है, अगर हमें लगा कि नहीं राष्ट्रीय हित में नहीं है ये पार्टी और ये केवल अपीजमेंट करती है, केवल मुस्लिम परस्त पार्टी है, तो हम निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे। और हमारे नियुक्ति पत्र में लिखा है, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और हिंदुत्व के लिए जो पार्टी सहयोग करेगी हम उसका सहयोग भी करेंगे। जी, आप तो अभी आपका ढांचा तो है नहीं संगठन का, पहली बार आप नियुक्त होकर आ रहे हैं,
तो क्या इरादा, ढांचा कैसे बनाएंगे? कोई क्या बोले आप? आपका कोई ढांचा तो है नहीं संगठन का इस वक्त राजस्थान में? नहीं, सब जो ढांचा है सब थोड़ी केरोसिन डाल के उसकी आग को तेज करने की जरूरत है। ढांचा क्या होता है? हमारे मुख्यमंत्री का नाम ही ढांचा है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और मैं राजस्थान में हर पद पर हर पार्टी में रहा हूँ। एक आदमी जब जुड़ता है तो उसके साथ सारे लोग जुड़ जाते हैं। ढांचा इसमें नहीं बनाया जाता है। चलिए, मैं मानता हूं कि आप तो सीटों पे चुनाव लड़वाएंगे, कई सारी 200 सीटों पे भी लड़वा सकते हैं। तो क्या वो अंदाजा ये होगा कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाए जिससे कि बीजेपी के उम्मीदवार जीत के आ सकें? जातीय समीकरण के हिसाब से ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए? वो भी हिंदुत्व, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, सैन्य शक्ति और नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। मैं तो इसको स्वीकार ही करता हूँ और हमारी पार्टी के नेता भी स्वीकार करते हैं। कहीं हमारा डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन अगर उस पार्टी की फूट के कारण गलत तत्वों को टिक लिया गया तो उनके विरोध में खड़ा करने में भी हमको कोई हिचक नहीं होगी। तो महाराष्ट्र में तो आपकी साथ साथ सरकार है, दोनों की, भाजपा की और आपकी पार्टी की। ये सरकार तो हरियाणा के अंदर भी वो हमारी इनकी बीजेपी दुश्मन की सरकार साथ साथ है। इससे क्या फर्क पड़ता है? तो अच्छा है ना। ये नहीं तो वहां तो साथ साथ सरकार चलाएंगे और यहाँ आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, ऐसा संभव है क्या? क्या वहां तो साथ साथ मिलकर सरकार चलाने महाराष्ट्र में और यहाँ आमने सामने चुनाव लड़ सकते हैं क्या? जी का ये तो पार्टी की बड़े नेता तय करेंगे। कल अमित शाह का स्टेटमेंट है कि हम एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, आया ना कल अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। जी, राजस्थान में भी साथ मिलकर लड़ेंगे? साथ साथ जरूर थोड़ी है, एक विचारधारा से लड़ेंगे, ये कहिए आप। जी जी, साथ लड़ने का क्या मतलब है? हिंदुत्व, देशभक्ति, सनातन, राष्ट्रभक्ति और जो हो सकता है पॉजिटिव वर्क। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद सिंघवी जी, आप हमसे जुड़े। इस वक्त आप मुंबई में हैं, जब जयपुर आएंगे तो विस्तार से बात होगी, तफसील से। आपको चूंकि 200 ही सीटों की जानकारी है, वसुंधरा राजे के समय जब आपने चुनाव में मैदान में उतरे थे तब का मेरा आपके साथ में जो मेल मिलाप है उससे मैं जानता हूं। लेकिन आपकी एक्सपर्टाइज इसमें है कि कहाँ किसको खड़ा करने से कौन हार सकता है। और सिंघवी जी 500 वोट काटने वाले से लेके 5000 वोट काटने वाले तक ऐसे कैंडिडेट कई खड़े करते रहे हैं जो मेरी जानकारी में, जिसकी वजह से ये इच्छित पार्टी को जितवा दें। और किस वक्त किसको जितवाने के लिए प्रयास करते हैं ये चुनाव के वक्त ही पता लगता है। जब पता लग गया है कि इस वक्त बीजेपी के साथ अलायंस करके कोशिश करेंगे कि बीजेपी यहाँ जीत सके। देखते हैं आने वाले वक्त में कौन किसके वोट काटेगा। एक नई पार्टी ये आ गई है, फिर एक जननायक जनता पार्टी चौटाला की है, वो भी बीकानेर गंगानगर के इलाके में कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी है। आपको याद होगा पेनल्टी कॉर्नर में मैंने आज के 2-3 हफ्ते पहले कहा था कि मल्टीपल कॉर्नर फाइट होगी, डायरेक्ट फाइट बहुत कम होगी। 150 सीटों पर मल्टीपल कॉर्नर फाइट होगी। 3 से ज़्यादा प्रत्याशी मुख्य धारा में चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे के वोट काटकर पता नहीं कौन किसे जिता दे, ऐसा सीन भी आ सकता है। देखते हैं सचिन पायलट का 26 मई का दिन कैसा होता है। और उसके बाद वो कांग्रेस में रहते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं, हनुमान बेनीवाल के साथ जाते हैं। आम आदमी पार्टी क्या करती है, ये एकनाथ शिंदे की पार्टी क्या करती है, चौटाला की पार्टी क्या करती है, बीटीपी क्या करती है, सीपीएम क्या करती है और बसपा क्या करती है, सब मिलकर के एक खिचड़ी जैसा चुनाव भी हो सकता है और एक बहुत ही घमासान युद्ध जैसा चुनाव भी हो सकता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।